बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ खदीजा कामरान एंड टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 10। ठीक है जी बेटा, तो जैसे कि आपको पता है, यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड यूनिट नंबर 2 विच इज़ अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, हमने यूनिट नंबर 2 जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने लेक्चर नंबर 9 में सिर्फ जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर बहुत डिटेल से बात की थी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, दैट हाउ द मटीरियल्स, हाउ द सब्सटेंसेस आर ट्रांसफर्ड इन द लिविंग बॉडीज़। ठीक है, उसमें ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स के अंदर हमने देखा था देयर इज़ अ वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम in which the heart transport the materials with the help of the blood। ठीक है, उस ब्लड में जो मटेरियल्स हैं उसको ब्लड के थ्रू जो है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू आउट द होल बॉडी। इसके बाद फिर हमने प्लांट्स का भी डिस्कस किया था कि प्लांट्स के अंदर मेनली जो है वो 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड 2 मेन टाइप्स होती हैं विच आर द रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। और जो प्लांट्स में टिश्यूज़ होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस को, दे आर फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर दे आर जाइलम एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड दे आर फ्लोएम। ठीक है जी, हमने ये कुछ जो है वो मेन चीज़ें जो थी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी उनको समराइज़ करके उनको ब्रीफ करके मैंने आज के लेक्चर में आपको बता दिया है, रिकॉल करवा दिया, ताकि जब आप आज का लेक्चर स्टार्ट करें तो आपको प्रीवियस जो लेक्चर है उसकी भी दो तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपके माइंड में हो। ठीक है, होप सो कि आपने डायरी वर्क साथ का साथ याद भी यकीनन किया होगा। तो जो आज का हमारा लेक्चर है उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं जी पेज नंबर 16, जहाँ पर आपका आज का टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। ठीक है जी, आज का जो आपका टॉपिक है पेज नंबर 16, जनरल साइंस की बुक्स खोल लीजिए, सब नोट्स भी अपने साथ रखें, वहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं जी ट्रांसपिरेशन। इससे पहले हमने प्लांट के अंदर, आपको याद होगा कि हमने मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें फर्स्ट मेथड हमने ट्रांसलोकेशन पढ़ा था और आज हमारा उसका सेकंड मेथड है विच इज़ द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स में डिस्कस किया था ना ट्रांसलोकेशन में, कि किस तरह से जो फूड है जो प्लांट के लीव्स में प्रिपेयर होती है और लीव्स से जो फूड प्रिपेयर्ड फूड है वो किस तरह से बाकी के जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स हैं प्लांट्स के उनमें ट्रांसफ़र होती है। सो दैट ट्रांसफर ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। जस्ट लाइक दैट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपिरेशन। ठीक है जी, जो सेकंड पॉइंट है इसका, जो सेकंड मेथड है, जो सेकंड टाइप है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, दैट इज़ द ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन को बताने से पहले मैं आपको एक जनरल वर्ड जो कि आप सबको यकीनन ये पता भी होगा एंड आई एम श्योर कि आप सब इससे फेमिलियर होंगे, दैट इज़ अबाउट द एवेपोरेशन। एवेपोरेशन, ठीक है बेटे, एवेपोरेशन क्या होते हैं? वाटर वेपर्स का बनना। अब जैसे कॉमनली हम अपने लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं एवेपोरेशन का किस तरह से, जैसे आपकी बॉडी के अंदर आपको जो स्वेटिंग का प्रोसेस है, ठीक है, जो स्वेटिंग है बेसिकली वो भी आपकी बॉडी के अंदर से वाटर ड्रॉपलेट्स है ना जो छोटे छोटे, वो आपकी स्वेटिंग फॉर्म में आपकी बॉडी से एवेपोरेट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एवेपोरेशन आपने कॉमनली कैसे देखी है, देख भी रहे हैं आप, जैसे आजकल गर्मी है, हॉट वेदर है, आप फर्श पे पानी गिराएं, थोड़ी देर बाद आपको वो पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। क्यों वो पानी कहाँ चला गया? क्योंकि वो पानी इवेपोरेट हो गया। इस तरह से आप बर्नर पे जो है वो पानी जो है वो रख दें, चूल्हे के ऊपर पानी किसी बाउल में, किसी उसमें कंटेनर में डाल के आप रख दें, आफ्टर सम टाइम वाटर जो है वो बबल्स बनेंगे, बॉयल होगा और वो इवेपोरेट कर जाएगा। ठीक है जी, सो बेसिकली अब ट्रांसपिरेशन, ये तो हो गया कॉमनली इवेपोरेशन क्या होती है। अब ट्रांसपिरेशन क्या होती है? ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? प्लांट्स के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है बाय विच the water evaporate, okay, by which the water evaporates from the stomata present on the leaves। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज़रा डेफिनेशन अंडरलाइन भी कर लीजिए, बिकॉज मैं अब इसी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने लगी हूँ आपको। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के पैराग्राफ में बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन में देखिए तो आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है, मार्क कर लें बेटे। द प्रोसेस बाय विच प्लांट इवेपोरेट्स वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स इज नोन एज अ ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पे हमें स्टोमेटा का ज़रा कॉन्सेप्ट भी समझ लेना चाहिए कि स्टोमेटा क्या होते हैं। बेसिकली स्टोमेटा आर द वेरी स्मॉल ओपनिंग्स, वेरी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है जी, स्टोमेटा क्या होती है? दे आर द वेरी स्मॉल माइन्यूट ओपनिंग्स और यू कैन से द पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब इन स्मॉल ओपनिंग्स के थ्रू, इन स्मॉल पोर्स के थ्रू जो प्लांट्स वाटर इवेपोरेट करते हैं, जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर होती है प्लांट में, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको सामने फिगर 2.3 नज़र भी आ रही है जिसमें प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट दिखाया गया है और मेनली इसके अंदर आपको लीव्स का जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आ रहा है। इन लीव्स के ऊपर जो है वो बहुत सारे जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वाटर इवेपोरेट करता है। तो इस मैकेनिज्म को जिसके थ्रू वाटर प्लांट के लीव्स में से स्टोमेटा से इवेपोरेट करता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन।
लीव्स के अलावा भी प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ से इवेपोरेशन होती है, लेकिन जो कि आपके सिलेबस के अंदर उनकी डिटेल नहीं गिवन है, तो मैं इसलिए उनकी डिटेल में नहीं जा रही, ठीक है ना। मैं इनको वहाँ पे इस टाइम डिस्कस कर रही हूँ, ऐसे आप कंफ्यूज होंगे। आपने जस्ट यहाँ पे जो डेफिनेशन के पार्ट के अकॉर्डिंगली याद करना है वो ये है, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन, ठीक है जी। अब ये ट्रांसपिरेशन तो लीव्स में से हो रही है। अब ज़रा इसको हम कनेक्ट करते हैं उस वाटर के साथ जो कि रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने इस डायग्राम को फोकस करना है। फिगर 2.3 आपको सामने नज़र आ रही है, मैंने बोर्ड पे भी ड्रॉ कर दी है। अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें। हमने भी पढ़ा ना कि रूट्स जो होती हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, ठीक है। ऑल टाइम जो है वो रूट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं, कॉन्टीन्यूसली एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है जी। सो डैट वाटर इज़ एंटरिंग इन द रूट्स बाय द ऑस्मोसिस। अब ये जो वाटर रूट्स के अंदर एंटर हो रहा है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द ऑस्मोसिस। याद रखें बेटे, जब भी आप वर्ड ऑस्मोसिस पढ़ेंगे ना, जब भी पर्टिकुलरली सिर्फ ऑस्मोसिस के केस में, दैट इज़ ऑलवेज फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑल्दो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आपके नेक्स्ट पेज के अंदर उन्होंने ऑस्मोसिस की पूरी डेफिनेशन भी बताई हुई है, लेकिन वहाँ तक जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दे दूँ कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो रूट्स के थ्रू जो प्लांट्स के अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है, दैट वाटर एंटर्ड बाय द ऑस्मोसिस इन द प्लांट। अब ये वाटर जो रूट एब्जॉर्ब कर रही हैं, नीचे से जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रही है, ये अपवर्ड मूवमेंट जब होती है इसकी प्लांट में, तो ये जो रूट से वाटर एब्जॉर्ब हुआ है उसी वाटर में से बहुत सा ऐसा पानी जो है, बहुत सा ऐसा वाटर है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ ट्रांसपायर्ड बाय द प्लांट, जो कि प्लांट इवेपोरेट कर देता है, जो कि प्लांट ट्रांसपायरेशन के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपको भी स्वेटिंग होती है, ठीक है, वो भी आपकी बॉडी के अंदर से एक तरह का इवेपोरेशन का मैकेनिज्म ना जो चल रहा है। पानी तो आप पी हैं, लेकिन आपको हॉट टेम्परेचर में जो स्वेटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आजकल जो है स्वेटिंग का एक प्रोसेस हमारे अंदर भी चल रहा है, ठीक है जी। सो दैट्स अ वाटर लॉस बाय द ट्रांसपिरेशन थ्रू द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे से आपको ब्लू कलर के एरोज नज़र आ रहे होंगे, ये इंडिकेशन जो है यहाँ पे शो कर रहे हैं कि वाटर रूट से एंटर हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका एरो की डायरेक्शन जो ऊपर नज़र आ रही है एयर में, इट मीन्स कि वो एयर के अंदर इवेपोरेट हो रहा है, डेट इज़ अ ट्रांसपिरेशन। अब देखें, एक कॉन्टीन्यूस पुल चल रही है, एक कॉन्टीन्यूस जो है वो एक फोर्स है जो कि मूव करवा रही है, ऊपर से वाटर इवेपोरेट कर रहा है, तो रूट्स जो है वो प्रेशर से और पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है। अब उसका फ़ायदा प्लांट को कैसे हो रहा है कि इस ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से रूट्स कॉन्टीन्यूसली जब वाटर जब वो एब्जॉर्ब करती जा रही है और ऊपर से वो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है जी। तो ये प्लांट के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि इसकी मदद से, इसकी हेल्प से जो है वो प्लांट जो है वाटर को कंडक्ट भी करवा रही है रूट्स, प्लस उसको साथ साथ इवेपोरेट भी कर रही है। यहाँ पर आपको एक गुड टू नो में उन्होंने बताया भी वह नीचे इसी पैराग्राफ, इसी पेज के लास्ट में, about 90% of the water which is being absorbed by the roots is lost by the plants, ठीक है। 90% तक जो वाटर है, 90% तक जो वाटर है वो प्लांट ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है वो लूज़ कर देते हैं। 90% तक जो वाटर लॉस जो है प्लांट के अंदर वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है। तो देखिए अब ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि प्लांट के अगर ये ना हो तो ऊपर से अगर पानी इवेपोरेट ही नहीं करेगा तो क्या होगा, नीचे से रूट्स भी प्रेशर के साथ पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, ठीक है जी। तो लास्ट में आपको इस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने जो है वो ट्रांसपिरेशन पुल का एक वर्ड मेंशन किया हुआ है। ट्रांसपिरेशन पुल इज़ बेसिकली अ पुलिंग फोर्स विच क्रिएट्स इन द होल प्लांट बॉडी सो डैट द रूट्स कैन एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर। रूट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और ऊपर से जो है वो लीव्स के थ्रू जो है वो प्लांट जो है वो जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको इवेपोरेट करता है। दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसपिरेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन थी, वो भी मैंने आपको अंडरलाइन करवा दी। अब ज़रा हम ये देखते हैं उसके जो बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से एजेंट्स हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट पर अफेक्ट करते हैं, मींस के उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। सो आज के नेक्स्ट जो टॉपिक है ट्रांसपिरेशन से आगे आपको नज़र आ रहा होगा फैक्टर्स, इसी से रिलेटेड टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे उन्होंने आपको 5 फैक्टर्स गिवन है, वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करते हैं। नंबर 1 फैक्टर इज़ अबाउट द टेम्परेचर। तो बेटे सबसे पहले तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हर जो फैक्टर हम डिस्कस करेंगे हमने उसका
चेक करना है कि उसका ट्रांसपरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, यानी उसने ट्रांसपरेशन की जो रेट है, जो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन है, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया है। और हर फैक्टर जो है वो इसी तरह उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, दैट आइदर इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन और डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। ठीक है, आपने यकीनन इससे पहले आपने पढ़ा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैथ्स में भी ये रिलेशनशिप आपने पढ़े होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन क्या होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ करती है तो दूसरी चीज़ भी उसके पैरेलल इंक्रीज़ करती है, यानी दोनों जो है वो एक ही तरह से रिस्पॉन्स करती है। एक चीज़ इंक्रीज़ करेगी तो दूसरी भी इंक्रीज़ करेगी, एक चीज़ डिक्रीज़ करेगी तो दूसरी भी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है जी। तो अब जो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है ट्रांसपरेशन के ऊपर, ये कैसे होगा? जैसे आजकल आप देखें कि टेम्परेचर हाई है, ठीक है, गर्मी है ना, समर सीजन है, तो हाई टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है? हाई टेम्परेचर में जैसे आप देखें कि इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी हो जाती है। इस तरह मैं आपको ज़रा अंडरस्टैंड करवा देती हूँ ये चीज़ कैसे आपने अंडरस्टैंड करनी है। देखें कि एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं कि जैसे आजकल हॉट वेदर है, समर सीज़न चल रहा है, तो आप अगर बाहर जो है कपड़े फैलाते हैं, गीले कपड़े हैं, आप उन्हें फैलाते हैं सूखने के लिए, तो क्या होता है कितनी जल्दी हाफ एन आवर में, 15 मिनट्स में, 20 मिनट्स में जब वो कपड़े फ़ौरन से ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि पानी जब जल्दी जल्दी वाटर इवेपोरेट करता है और वो ड्राई हो जाते हैं। बिकॉज जब धूप इतनी ज़्यादा होती है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। आप कंपैरेटिवली देखें कि सर्दियों में आप अगर कपड़े धो के फैलाते हैं तो क्या होता है, वो टाइम टेकिंग होते हैं, बहुत देर से ड्राई होते हैं और ये जल्दी इवेपोरेशन नहीं होती। तो टेम्परेचर का इसी तरह प्लांट के ऊपर इफेक्ट है। हाई टेम्परेचर होगा समर सीजन में तो जो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन है वो भी इंक्रीज़ होगा। यू कैन सिंपली से दैट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ट्रांसपरेशन का रेट भी इंक्रीज करेगा, यानी दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है? दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, ये तो आजकल भी आप इसको जो है वो इजीली देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे आपके पैराग्राफ के अंदर दोनों वर्ड्स मेंशन भी नजर आ रहे हैं। If there is a high temperature in surroundings, the rate of transpiration will be increased. The evaporation water from the leaves become the faster. और leaves में किसके थ्रू जो वाटर evaporate करते हैं? थ्रू द स्टोमेटा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं, वन बाय वन हम ये 5 फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर इज अबाउट द विंड, कि विंड जो है वो किस तरह से ट्रांसपरेशन के रेट के ऊपर इफेक्ट करती है। नंबर 2 फैक्टर है जी बेटा विंड्स, यानी कि हवा। ठीक है, सबसे पहले तो विंड की जरा छोटी सी डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड, यानी चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं, एयर इन मोशन। एक तो ये स्टिल एयर है ना जिसमें हम सांस ले रहे हैं, मेनली इसमें ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उसमें हम सांस ले रहे हैं। एक जब हवा चलती है, ठीक है, एयर इन मोशन, दैट इज़ कॉल्ड विंड। तो अब विंड का क्या इफेक्ट होगा ट्रांसपरेशन के ऊपर? ऑब्वियसली अगर ज़्यादा हवा तेज़ी से चल रही है, आप देखें कि अगर आपने ये रूम है या आप अपने घर का फ्लोर है, जब आप फर्श धोते हैं पानी से, उसको जब वो गीला करते हैं, ठीक है, तो आप उसके ऊपर से फ़ैन ऑन कर देते हैं। क्यों? ताकि वाटर जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो और फर्श जल्दी से जो फ्लोर है वो ड्राई हो जाए। इस तरह से देखें बेटे कि जब हवा तेज़ी से चल रही होगी तो क्या होगा, विंड की वजह से, एयर इन मोशन की वजह से जो स्टोमेटा है उनमें से ज़्यादा जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इवेपोरेट करेंगे और ट्रांसपरेशन का रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, जब इंक्रीज ऑफ विंड इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। ठीक है, तो इन दोनों का भी आपस में कौन सा रिलेशन हुआ, अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया, डायरेक्ट रिलेशन। ज़्यादा हवा चल रही होगी, ज़्यादा तेज़ी से हवा चल रही है तो ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपरेशन होगा, ज़्यादा इवेपोरेशन ऑफ वाटर होगी तो जो है वो उसका इफेक्ट जो प्लांट के ऊपर डायरेक्ट होगा। ठीक है जी, तो ये भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है, सेकंड फैक्टर है। ये छोटे छोटे से फैक्टर है, आपने इसमें सिर्फ यही चीज़ याद करनी है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो विंड का जो इफेक्ट है ट्रांसपरेशन पे वो भी जो है वो इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज ऑफ विंड विल इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। उसके बाद है जी थर्ड फैक्टर इज़ अबाउट द ह्यूमिडिटी। सबसे पहले तो छोटी सी डेफिनेशन ह्यूमिडिटी की भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं जी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर यानी जो लिटिल वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, मॉइस्चर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। बहुत सिंपल छोटी सी डेफिनेशन, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। अब एयर में भी ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट है, एयर में भी ऑलरेडी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, लिटिल वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो है वो एयर के अंदर भी वाटर प्रेजेंट है, तो प्लांट की बॉडी के अंदर जो वाटर इवेपोरेशन का रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी का ट्रांसपरेशन के ऊपर जो है वो इन्वर्स इफेक्ट होता है, ऑपोजिट इफेक्ट होता है। इफ़ देयर इज़
हाई ह्यूमिडिटी जो अपर साइड पे हम एरो लगाते हैं उसका मतलब इंक्रीज होता है। अगर हाई ह्यूमिडिटी होगी, मोर ह्यूमिडिटी होगी एयर के अंदर, देन इट विल डिक्रीज, इट विल डाउन, इट विल लो, इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो इसका जो इफेक्ट आएगा प्लांट के ऊपर वो कौन सा इफेक्ट होगा? इनवर्स, ठीक है, इनवर्स रिलेशन होगा। और इनवर्स के अंदर हम ये चीज़ पढ़ते भी हैं कि इनवर्स के अंदर क्या होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज करती है तो दूसरी उसके पैरेलल डिक्रीज करती है, अगर एक चीज़ डिक्रीज करती है तो दूसरी उसके पैरेलल इंक्रीज करती है। अब यहाँ पे अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, हाई ह्यूमिडिटी होगी तो ट्रांसपिरेशन का रेट डिक्रीज होगा, अगर लो ह्यूमिडिटी होगी तो ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज होगा, ट्रांसपिरेशन का रेट हाई होगा। एंड व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज़ बेसिकली the moisture, the water droplets, the little water droplets present in the air is called the humidity। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नंबर 4 फैक्टर। ये बहुत इजी फैक्टर्स हैं, ऑप्शो के आपको साथ साथ समझ भी आ रहे होंगे। इसके ऊपर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी मौजूद है, तो इसलिए आपने इस लेसन को ज़रा ध्यान से सुनना है ताकि आपको जो ये पॉइंट्स है समझ आते रहे और आपका लॉन्ग भी साथ साथ रेडी हो जाए जी। नेक्स्ट उसके बाद है जी हमारा फैक्टर नंबर 4 विच इज़ अबाउट द लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी यानी रोशनी की शिद्दत, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी से मुराद हम यहाँ पे मेनली जिस लाइट की बात कर रहे हैं डेट इज़ अबाउट द सनलाइट, ठीक है, धूप, सनलाइट। अब जैसे आजकल देखें गर्मी है, समर सीजन है, तो जब ब्राइट सनशाइन है, जब बहुत तेज़ धूप निकली है तो क्या होता है उस टाइम जब वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो हाई सनलाइट है, जो ब्राइट सनलाइट है, ठीक है, जो सनी डे है, वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट करवाता है फ्रॉम द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। तो जितनी ज़्यादा ब्राइट सनलाइट होगी इतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ करेगा। जैसे से जो है वो सनलाइट जब वो कम होना शुरू होती है, मीन्स के जैसे जैसे इवनिंग का टाइम, शाम का टाइम करीब आता है, तो जब सूरज नहीं होता, सूरज गरूब हो जाता है या एट द टाइम ऑफ नाइट, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो लाइट इंटेंसिटी भी इसके ऊपर जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है। कैसे इफेक्ट कर रही है? देयर इज़ द मोर सनलाइट, increase in sunlight, then it will increase the rate of transpiration, ठीक है बच्चे। तो ये भी उसका जो है वो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्लांट के ऊपर। इट इज़ ऑल्सो इन द डायरेक्ट रिलेशन। इंक्रीज सनलाइट, इंक्रीज ऑफ लाइट इंटेंसिटी विल इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। उसके बाद लास्ट है जी 4th वन, दैट्स ऑल्सो वेरी इजी, अबाउट द सरफेस एरिया। सॉरी 5th वन है जी, द लास्ट वन इज़ अबाउट द सरफेस एरिया। अभी हम किस सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं? बेसिकली ये हम लीफ के सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। द लास्ट पॉइंट इज सरफेस एरिया, ठीक है। मोर द सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स, मोर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। हाउ? कैसे? सपोज दिस वन इज लीफ A suppose and this one is leaf B, ठीक है बेटे। तो अब हम ज़रा इनके ऊपर देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टोमेटा, ऑब्वियसली जिसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ है इसके ऊपर नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो हाई होंगे, ज़्यादा होंगे, इंक्रीज़ होंगे। जिसका सरफेस एरिया जो है वो कम है, ठीक है, उसके ऊपर ऑब्वियसली जो है वो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी कम होंगे। तो ऑब्वियसली अगर सपोज हम यहाँ पे देखें, अगर इसके ऊपर जो है जो हाई सरफेस एरिया, जो ज़रा बड़े साइज़ का लीफ है, प्लांट्स के लीव्स का साइज़ भी वेरी करता है, कुछ प्लांट्स के लीव्स बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, कुछ प्लांट्स के लीव्स बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, ठीक है बेटे। तो जिन प्लांट्स के लीव्स जो है वो जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर नंबर ऑफ स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे। सपोज अगर हम इस लीफ A के ऊपर देखें 100 नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है, लीफ B के ऊपर सपोज 70 नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है, देन व्हाट विल हैपन? यहाँ से एट अ टाइम 100 वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट हो रहे हैं, यहाँ से 50 वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, या 70 वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, या 40 वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली जिसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा उसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया भी जो है प्लांट के ट्रांसपिरेशन के रेट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया विल अल्टीमेटली इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जितना ज़्यादा जो है वो लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, बिग होगा, हाई होगा, उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है जी। तो ये आपके जो है वो 5 फैक्टर्स हो गए जो हमने डिस्कस किए कि किस तरह से जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। वेरी इजी टॉपिक, इसी के ऊपर आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 भी है इंशाल्लाह, जब मैं आज डायरी आपसे डिस्कस करूँगी तो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगी भी। उसके बाद इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं जो इससे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट है जी, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अभी तक हमने ये पढ़ा कि ट्रांसपिरेशन क्या होती है,
ट्रांसपिरेशन इज एवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। उसके बाद हमने देखा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया विंड, देन सरफेस एरिया एंड द ह्यूमिडिटी। उसके बाद नेक्स्ट अब हमने देखना है कि जो हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं इसकी प्लांट लाइफ के अंदर जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है ये प्लांट के लिए, अगर ट्रांसपिरेशन ना हो तो क्या हो प्लांट के साथ, ठीक है। तो उसमें जो है उन्होंने आपको जो है इसके 5 पॉइंट्स बताए हैं। 1 बाय 1 हम इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आपने बेटे ऐसा करना है कि हर पॉइंट के अकॉर्डिंगली जो उसका की वर्ड है, जो इसमें एक मेन जो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने उसको हाईलाइट कर लेना है। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए जो लीव्स होते हैं, फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो लीव्स होते हैं वो बड़ा डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है। अगर ट्रांसपिरेशन ना हो, उनकी सरफेस से वाटर इवेपोरेट ना करे, तो जो हाई इंटेंसिटी की जो सनलाइट है, जो धूप है, जो गर्मी है, जो हाई टेम्परेचर है, वो लीफ के जो सरफेस एरिया है, जो लीफ का जो डेलिकेट स्ट्रक्चर है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो बेसिकली प्रिवेंट करता है डैमेजिंग ऑफ डेलिकेट सेल्स ऑफ द लीव्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में ज़रा अंडरलाइन कर लीजिए, प्रिवेंट द डैमेजिंग ऑफ डेलिकेट सेल्स ऑफ लीव्स, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है कि जो डेलिकेट, जो नाजुक से सेल्स हैं लीव्स के अंदर के जो सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको प्रिवेंट करके कहीं वो डैमेज ना हो जाए। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, नंबर 1 पॉइंट के अंदर आपने जिसको हाईलाइट करना है, दैट इज प्रिवेंट द डैमेज ऑफ डेलिकेट सेल्स ऑफ लीव्स, ठीक है जी। ये आपका नंबर 1 पॉइंट का हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट में अगर आप देखें, चूंकि ट्रांसपिरेशन क्या है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब वाटर इवेपोरेट करते हैं, जब आप हमारी बॉडी में भी देखें, जैसे हम अगर बाथ लेकर शावर लेकर आते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे आप जो है वो फैन के नीचे खड़े होते हैं तो इवेपोरेशन की वजह से आपको एक कूलिंग इफेक्ट आता है, ऐसे ही होता है ना। जिस तरह से जो ये इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, इसकी वजह से प्लांट बॉडी को जो है वो कूलिंग इफेक्ट फील होता है। इट कॉजेज द कूलिंग इफेक्ट इन प्लांट, कूलिंग इफेक्ट इन प्लांट, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट के अंदर हाईलाइट कर लीजिए वर्ड कूलिंग इफेक्ट को। ट्रांसपिरेशन जनरली मीन्स एवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड द एवेपोरेशन वाटर फ्रॉम द लीव्स, इट कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट। जब वो कूलिंग इफेक्ट भी कॉज करेगा तो ऑब्वियसली उससे भी जो डेलिकेट सेल्स होते हैं लीव्स को, उसको जो है वो प्रिवेंट करेगा कि वो डैमेज ना हो जाए। थर्ड पॉइंट में आप देखें तो जैसे आपको याद होगा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि रूट्स चूँकि कॉन्टिन्यूसली वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है, और ऊपर से ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर इवेपोरेट कर रहा है, तो एक पूरा ट्रांसपिरेशन फुल है, एक सक्शन फोर्स है जो पूरी प्लांट बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि ऊपर से प्लांट जब वाटर इवेपोरेट करता है तो रूट से ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। तो थर्ड पॉइंट में बेटे जिस पॉइंट को आप नंबर को आपने हाईलाइट करना है, जिस वर्ड को, दैट इज़ द सक्शन फोर्स, ठीक है। सक्शन बेसिकली सक करने से ये वर्ड निकला है, मीन्स के एब्जॉर्ब करना, उसको ऊपर की तरफ खींचना, ट्रांसपिरेशन पुल जो क्रिएट होता है, ठीक है, थर्ड पॉइंट। उसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट है, ट्रांसपिरेशन बेसिकली हेल्प्स टू मेंटेन द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट के अंदर फिजिकल ग्रोथ को हाईलाइट कर लीजिए। प्लांट की फिजिकल ग्रोथ को भी मेंटेन करता है, उसमें भी हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट के अंदर फिजिकल ग्रोथ को हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट वन है जी फिफ्थ पॉइंट। अब चूंकि कंटिन्यूसली वाटर इवेपोरेट हो रहा है और नीचे से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ओवरऑल ये वाटर बैलेंस कायम रखता है प्लांट के अंदर, मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द प्लांट बॉडी, कि एक तरह से एब्जॉर्प्शन भी हो रही है वाटर की और एक तरफ से वाटर इवेपोरेट भी हो रहा है। तो लास्ट के अंदर जो आपको फिफ्थ पॉइंट है उसमें आपको लास्ट वर्ड नजर आ रहा होगा, इट हेल्प्स इन बैलेंस ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ठीक है। जैसे बैलेंस ऑफ वाटर इन प्लांट्स, यहाँ पे इसे हाईलाइट कर लीजिए, बैलेंस ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ठीक है। रूट्स वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं, लीव्स ऊपर से वाटर इवेपोरेट कर रहे हैं, ट्रांसपायर कर रहे हैं, सो ओवरऑल इट मेक्स अ बैलेंस इन प्लांट, ठीक है, मेक्स अ बैलेंस ऑफ वाटर इन द प्लांट्स, ठीक है जी। यहाँ तक बेटे आपका आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस लेक्चर के अकॉर्डिंगली आपको मैं डायरी वर्क भी बता देती हूँ, वो भी साथ साथ नोट कर लीजिएगा कि आज के लेक्चर के साथ आपकी क्या डायरी है। आपका चूँकि ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी डायरी है वो आपने उसके अकॉर्डिंगली ही याद करनी है, ठीक है जी। सो टुडेज़ डायरी ज़रूर नोट किया करें और साथ के साथ डायरी याद भी किया करें। ये मैं आपको अपने हर लेक्चर में जो है वो बताती हूँ। आज के लेक्चर से रिलेटेड जो आपके MCQs हैं, द MCQs नंबर 5, 6, 7, 13, 14, 17 एंड 18,
उसके बाद जो आज के लेक्चर्स के अकॉर्डिंगली जो रिलेटेड आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, दे आर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। और इस चैप्टर में आपके 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने ऑलरेडी याद कर लिया होगा यकीनन, जो आपको इससे पहले वाले लेक्चर में दिया गया था। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आज के लेक्चर से रिलेटेड है, वो आपने आज की डायरी के साथ याद करने हैं, ठीक है। एक दफ़ा इन MCQs को हम देख भी लेते हैं अपने नोट्स में से भी। MCQ नंबर 5, 6, 7, 13, 14, 17 एंड 18। जी, तो आपको ये MCQs जो है वो यूनिक नोट्स में पेज नंबर 7 पे गिवन भी हैं, ठीक है बेटे। आपने इसके अकॉर्डिंगली ये जो सारे MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये आपने याद कर लेना है। बहुत इजी से आज का लेसन था। और जो ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, अगर आप देखें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अभी जो हमने डिस्कस किया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सारे उन्होंने जो है वो फैक्टर्स आपको 5 फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस भी किए हुए हैं, ठीक है बच्चे। बहुत ईजी सी डायरी है, आपने जो है वो साथ साथ याद कर लेनी है। थोड़ी मुश्किल लगेगी तो आप जो है वो एक दिन MCQ से शॉर्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की याद रखें, उसकी रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करें, रफ कॉपी पे या साइंस की जो कॉपी आपके पास है उसके ऊपर उसको लिख के ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि आपकी रिटर्न प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती हैं, जो आप पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, जब आप याद करके उसको खुद लिखेंगे तो आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे किस वर्ड की स्पेलिंग ठीक लिखे थे, किसके मेरे से गलत हो गए हैं। जो गलत होंगे ऑब्वियसली आप उसकी करेक्शन करके उसको दोबारा से जो है उसकी प्रैक्टिस करें, उसको सही करके लिखें, ठीक है बेटे। तो ये आपका आज का लेसन था। और जो आज का एक छोटा सा आपके लिए मैसेज है वो ये है कि देखें, जिस तरह से एक छोटा सा पॉजिटिव मैसेज है, इसको भी ज़रा ध्यान से सुना करें। ये आपके लिए छोटा सा एक मैसेज है जो आपको कन्वे किया जाता है, जिसमें मेरा मकसद ये होता है कि मैं अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकूं, ठीक है बेटे। तो जिस तरह हमारे आप देखते हैं ना कि जिस तरह अगर एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में अगर कहीं से भी छोटा सा कोई सुराख है, तो उन छोटे छोटे सुराखों से अगर रोशनी कहीं बाहर सूरज की रोशनी है तो वो अंदर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। जिस तरह छोटे छोटे सुराख हमें सूरज की रोशनी का पता देते हैं, हमें सूरज की रोशनी का बताते हैं कि भाई सूरज तुलू हो गया, ये रोशनी हमें दिखाते हैं। इस तरह से हमारे छोटे छोटे से अमाल, हमारी छोटी छोटी सी बातें जो है, हमारे एक्शंस जो हैं वो हमारी ज़ात को, हमारे किरदार को शो करती हैं, हमारे किरदार की अक्कासी करती हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अपने छोटे से छोटे किसी एक्शन से, किसी छोटी से छोटी बात से भी किसी को हर्ट ना करें, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, और अपना हर छोटा बड़ा अमल जो है वो इतना सोच समझ के करें कि उससे सामने वाले को कोई तकलीफ़ ना पहुंचे, ठीक है बेटे। तो ये आज का छोटा सा मैसेज था आपके लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।